Hello everyone. I am starting this environmental science question answer series and this is the part 1. I am going to ask you 10 MCQs and then I'll give you the solution and their explanation. So let's begin. So the first question is consider the following wavelength and the following wavelengths are A 0.94 micrometer, 1.14 micrometer, 1.40 micrometer and 1.8 micrometer. And the question is the water vapor absorb strongly at which of the above wavelength. तो हमारा क्वेश्चन है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना जो वाटर वेपर्स होते हैं वो 8 माइक्रोमीटर से लेस और 18 माइक्रोमीटर से ऊपर की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा. आपका आंसर हो जाएगा option number D, which is A, B, C, D, because all are coming under these wavelengths. Our second question is the landscape used by wild animals for their movement between forest patches is called. जो forest patches के बीच में हमारे wild animals होते हैं जो पैचेस को यूज़ करते हैं उसे क्या बोला जाता है. तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, पब्लिक कॉरिडोर, फॉरेस्ट एज या रिसोर्स कॉरिडोर. तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है वाइल्ड लाइफ, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होते हैं. वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हमारे हैबिटेट कॉरिडोर या ग्रीन कॉरिडोर भी बोलते हैं इन्हें, जो कि हमें हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है सेपरेट करते हैं वाइल्ड लाइफ और जो भी वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट से. आप नेशनल पार्क्स में जाते हैं या फिर आप किसी भी फॉरेस्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपके एनिमल्स हैं तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बने होते हैं ताकि उनका ईजी मूवमेंट हो जाए हमारे एनिमल्स का. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस विथ रिगार्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. अगर हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं और हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 कंडीशन दी हुई हैं A, B, C और लास्ट में पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया वुड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस. इनमें से हम कौन कौन से चेंजेस की वजह से अमोनिया को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी. तो अगर हम इंक्रीज़ इन टेम्परेचर करते हैं, डिक्रीज़ इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या इंक्रीज़ इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द अमोनिया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी एंड सी. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर का और उसमें हम अमोनिया डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी. तो अमोनिया की जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट होंगे जिससे कि उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी. और हम अगर पीएच डिक्रीज़ करते हैं और उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हम सबको पता है कि उससे हमारा जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें फोर्थ क्वेश्चन है एज पर द कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 1991 में जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन आए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो हमारे CRZ 1 में आता है, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंडर आते हैं. तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ए है हमारा A एंड B, B एंड C, C D. तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा इको सेंसिटिव जोन एंड इंटरटाइडल जोन विच इज़ ऑप्शन A एंड C, विच इज़ फोर्थ ऑप्शन. तो इसके लिए आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन है जिसमें कि हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और उसका जो पहला जोन है उसमें हमारे इको सेंसिटिव जोन और इंटरटाइडल जोन्स को इस रेगुलेशन के अंडर रखा हुआ है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए स्टेबल लेयर एग्जिट बिलो अ स्टैक हाइट. हमारा कोई स्टैक है और उसमें बोला है कि उसके नीचे हमारी स्टेबल कंडीशन है
और एक अनस्टेबल, जो अनस्टेबल कंडीशन है वो हमारे ऊपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्ल्यूम बिहेवियर, जो हमारा प्ल्यूम का बिहेवियर है किस तरीके का इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। ध्यान रखना कि इस जो हमारे प्ल्यूम बिहेवियर है इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो हमें ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लूपिंग, फ्यूमिगेटिंग, कोनिंग एंड लॉफ्टिंग। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा स्टेबल कंडीशन तो नीचे है और अनस्टेबल कंडीशन हमारी ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी, लॉफ्टिंग। लॉफ्टिंग ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे हमारा स्टेबल कंडीशन नीचे है, या हमारा प्ल्यूम जा रहा है, और अनस्टेबल कंडीशन ऊपर है। अगर हमारी कंडीशन नीचे स्टेबल है और ऊपर अनस्टेबल है तो जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं वो ऊपर हमारे ट्रैवल करेंगे और नीचे नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है हमारी फ्यूमिगेटिंग, विच इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन, एज इन क्योंकि इस कंडीशन में हमारे जो पॉल्यूटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। कैसे? फ्यूमिंग कंडीशन में नीचे हमारा अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है और ऊपर स्टेबल कंडीशन हो जाती है। जब नीचे अनस्टेबल होगा तो हमारे प्ल्यूम सारे नीचे ट्रैवल करेंगे। उसके अलावा हम लूपिंग की बात करें तो लूपिंग हमारी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लूप की तरह हमारे जो पॉल्यूटेंट है या प्ल्यूम है ट्रैवल करता है। इसमें जो हमारा ELR है, ELR इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, वो हमारा ग्रेटर होता है ALR से, और ये कंडीशन एक हमारी अनस्टेबल कंडीशन होती है। और उसके अलावा अगर हम कोनिंग की बात करें तो अगर हम कोनिंग की बात करें तो कोनिंग में हमारा इसका रिवर्स होता है, और ये कंडीशन में, कोनिंग कंडीशन में हमारा जो होता है, हमारे पॉल्यूटेंट थोड़ा दूर जाके हमारे पॉल्यूटेंट फैलते हैं, लेकिन अगर आपकी सिटी है तो इससे थोड़ा दूर जाके आपके पॉल्यूटेंट वहाँ पे डिस्पर्स होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। हु वॉज द वुमन एक्टिविस्ट हु इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट इन रेनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इन 1973? तो 1973 में कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने चिपको मूवमेंट को इनिशिएट किया था? तो आप सबको पता है कि चिपको मूवमेंट हमारा 1973 में टेहरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए लॉगिंग से, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे लॉगिंग के लिए जब ट्रीज़ को काटना चाहता तो उस टाइम पे इसको बचाने के लिए हमारे जो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि इसके मेन एक्टिविस्ट थे, जो कि गांधीयन एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने इनिशिएट किया था। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो ईला भट्ट हैं, ईला भट्ट 1972 में इनका अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। उसके बाद हम अगर बात करें श्रीमती अमृता देवी की, तो अमृता देवी जो है हमारी 1730 में, ये एक बिश्नोई कम्युनिटी की हैं। ये आज के टाइम पे भी इनको बहुत माना जाता है। तो इन्होंने एक ट्री होता है खेजरी ट्री, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना पूरा एक एक्टिविटी स्टार्ट किया था। उसके बाद है हमारी श्रीमती विमला बहुगुणा। श्रीमती विमला बहुगुणा हमारे सुंदरलाल बहुगुणा के वाइफ हैं, एंड इन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था बिहार में 1953 से 55 के टाइम पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct order of steps taken during the process of EIA, that is environmental impact assessment? तो environmental impact assessment में हमें याद होनी चाहिए कि हमारी कौन सी स्टेप्स कौन से नंबर पे आती है। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं तो हमारे सबसे पहले आती है स्क्रीनिंग। तो आप देख लीजिए इसमें स्क्रीनिंग कौन कौन सा है। ए तो हमारा हट गया, हमारा BCD स्क्रीनिंग। उसके बाद आती है हमारे स्कोपिंग, और तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि हम इस एलिमिनेशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन से देख सकते हैं। तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, EIA, पब्लिक हियरिंग, इश्यू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। बट अगर मैं वैसे बताऊं
तो हमारा जो EIA की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारी फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग, उसके बाद स्कोपिंग, इम्पैक्ट का आइडेंटिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ होता है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, फिफ्थ होता है इवैल्यूएशन, उसके बाद हमारा होता है मिटिगेशन एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको आप याद करने के लिए आप शॉर्टकट्स भी अपने यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि SID IP, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। EIA ज़रूर इन स्टेप्स को याद कर लेना क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पार्ट से। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। द एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रिकवर व्हेन द सिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय अ पर्टर्बेशन इज़ नोन एज। अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो अगर अफेक्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, होम्योस्टेसिस, क्लाइमेक्स या रेजिलियंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है कि किसी भी इकोसिस्टम की कैपेसिटी जो कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या पर्टर्बेंस को रेजिस्ट कर सके, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। जैसे कि आप देखते हो कहीं पे डिज़ास्टर आता है या फिर बहुत सारे मतलब सुनामी आती है या साइक्लोन आता है तो वो पूरा एरिया डैमेज होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो एरिया स्टेबल हो जाता है, रिकवर कर जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिलियंस। ना हम 9th क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, एक हमें असर्शन है और उसका रीज़न दिया हुआ है। तो जो हमारा असर्शन कहता है बिटवीन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड मेलेथायन पेरथायन एंड द फॉर्मर इज़ मोर टॉक्सिक देन लेटर। तो जो माल्थियन और पार्थियन है, इसमें जो पहला वाला है मतलब हमारा माल्थियन है ये ज़्यादा टॉक्सिक है पार्थियन से। तो इसका रीज़न दिया हुआ है कि माल्थियन इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम possessed in mammals to produce relatively non-toxic product। तो इसका जो हमें रीज़न दिया है कि माल्थियन जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजाइम से जो कि मैमल्स में होते हैं, जिससे कि रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलते हैं। तो अगर रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक ऑलरेडी जैसे ऑप्शन में है तो आप इससे थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A is false and R is true. The correct option will be option number 4. Since क्योंकि जो हमारा पार्थियन होता है इट इज़ मोर टॉक्सिक। ये पार्थियन और माल्थियन दोनों ही हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैं, और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है उसमें हमेशा जो पार्थियन है वो सबसे टॉक्सिक होता है, उसके बाद माल्थियन। और अगर मैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बात करूँ तो पार्थियन, माल्थियन और मिथाइल पार्थियन भी इसमें आते हैं। और तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वही सिर्फ सही है, जो कि कह रहा है कि जो माल्थियन है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसी क्वेश्चन से, इसी टॉपिक से अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स की अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट के बाद हमारे कार्बामेट आते हैं, फिर हर्बिसाइड और ऑर्गेनोक्लोराइड इनकी टॉक्सिसिटी के हिसाब से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है Which one of the following greenhouse gases has contributed the most on the global warming? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ने कंट्रीब्यूट किया है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन का तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वाटर वेपर्स का। बट वाटर वेपर जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, ये मतलब वेरी करते हैं मतलब सीजन टू सीजन, एरिया टू एरिया, तो इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा CO2 का होता है, फिर मीथेन का होता है। CO2 60% कंट्रीब्यूट करता है, फिर हमारा मीथेन करता है 20%, उसके बाद होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हमारा CFC और HCFCs। तो ये हमारा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दिस क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सीरीज़ में बनाऊँ आपको एक्सप्लेन करते हुए तो डू गिव अ थम्स अप एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू डेली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।